हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो लोग डिफरेंट सेक्टर्स में हैं और वो आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं और उनको कोडिंग से भी डर लगता है कि भाई मेरे को कोडिंग नहीं करना, मतलब नॉन कोडिंग वाला जॉब ढूंढ रहे हैं वो आईटी सेक्टर में। सो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो कौन कौन तरीके का जॉब है उनके लिए, ये सारी चीज़ों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो उसमें से जो एक सबसे हॉट टॉपिक जो है, जो सबसे अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो जॉब अभी वो क्या चल रहा है भाई, डेटा एनालिस्ट की जॉब चल रही है। सो अगर कोई आईटी में आना चाहते हैं तो वो डेटा एनालिस्ट का जॉब होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्या पढ़ना है इसके लिए, ये सारी चीज़ें अपन इस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कितना टाइम लेता है, सैलरी कैसा है, ग्रोथ कैसा है उसमें, ये सारी चीज़ों पे अपन यहाँ पे पॉइंट रखने वाले हैं। सो अगर आईटी सेक्टर में आना है और वो भी नॉन कोडिंग रिलेटेड, कि ज़्यादा मेरे को कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें नहीं हो, तो उस तरह की जॉब अपन क्या कर सकते हैं भाई, डेटा एनालिस्ट की जॉब। सो सबसे पहले समझते हैं कि भाई डेटा एनालिस्ट के जॉब होता क्या है, मतलब कि अगर आप हायर हो गए तो आपको करना क्या होगा। सो जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि डेटा एनालिस्ट। सो डेटा का मतलब अपने को पता है भाई कि कोई भी चीज़ें रहती है, जैसे में पिक्चर्स हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या तो फिर कुछ टेक्स्ट में लिखा हो गया, वो सब क्या हो गया भाई, अपना डेटा हो गया। और उसी को एनालाइज करने का काम कौन करते हैं, डेटा एनालिस्ट करते हैं। सो ये कैसे, जैसे कोई अगर मशीन लर्निंग ये सारी चीज़ों पे अगर कोई काम करेंगे तो उनको क्या चाहिए होता है भाई, वो डेटा पे प्ले करते हैं, उनको बहुत सारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है। सो वो डेटा जब आ जाती है तो उसको एनालाइज करने का काम कौन करती है, डेटा एनालिस्ट लोग उसको। सो उस डेटा को एनालाइज करने का काम कौन करती है भाई, डेटा एनालिस्ट। किस तरह का एनालिसिस, कि अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ले कि भाई जोमेटो, उबर, स्विगी, ये सब जितने भी है वो सब क्या कर रही है भाई, कि अगर आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो या तो फिर आप स्विगी से कहीं ट्रैवल करने के लिए अगर बुकिंग करते हो, तो उसमें होता क्या है कि भाई वो डेटा ही तो कलेक्ट कर रही है ना, कि मेरा इतने बजे ये बुकिंग हुआ आया था। तो वो एक तरीके से देखती है, एनालाइज करती है कि सारा जो ऑर्डर आया है उनका, या तो फिर उबर का आया है, या फिर ओला का आया है, या तो फिर जोमेटो का आया है, जिसका भी, तो वो उनके पास एक बहुत सारे डेटा आ गया। अब वो डेटास को क्या करते हैं भाई, एनालाइज करते हैं सारे डेटा को, कि भाई किस एरिया से सबसे ज़्यादा मुझे कस्टमर मिल रहे हैं, किस एरिया से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है, तो वहाँ के जाके कस्टमर से वो और बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब उनको अगर बिजनेस एक्सटेंड करना है अपना, तो उस केस में किसकी ज़रूरत पड़ती है, डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो सारे डेटा जो उनके बैकएंड पे जो भी कलेक्ट हो रहा है उनको एनालाइज करने का काम करेगी, कि भाई ये एरिया से सबसे ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है, इस एरिया से ऐसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें, कि भाई इधर से ऑर्डर नहीं आ रहा है, इधर अपन थोड़ा उस तरह की स्कोप है कि जिधर अपन ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सारी चीज़ों को एनालाइज कौन करती है, डेटा एनालिस्ट एनालाइज करती है। सो वो किस तरीके से एनालाइज करती है, तो ऐसा नहीं कि उनको ज़्यादा कोडिंग लिखना पड़ता है, वो कोड के थ्रू एनालाइज करती है, नहीं, उनके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, उन टूल्स का यूज़ करके वो एनालाइज करते हैं। सो ये हो गया डेटा एनालिस्ट का जॉब, कि भाई वो अच्छे तरीके से कुछ टूल ऐसा रहेगा कि भाई जिसके थ्रू अगर आप उस डेटा को वहाँ पे फीड करोगे उस टूल में, तो आपको वो पाई चार्ट, डिफरेंट चार्ट्स के थ्रू एकदम पिक्टोरियल अच्छे तरीके से करेगी, ताकि आप प्रेजेंटेशन या फिर हायर अथॉरिटी को अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन आप दे सको ये सारी चीज़ों का। इसका मतलब बिजनेस को अभी देखा जाए तो हर कंपनी अगर बिजनेस एक्सटेंड करना चाहता है अपना, तो उनको डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसीलिए ये जॉब अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि हर कंपनी, या तो बड़ा हो या छोटा हो, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उनको लोगों का सेंटिमेंट्स जो है वो समझना पड़ेगा। उसके लिए उनको एनालाइज करना पड़ेगा सारे डेटा को, जो भी उनके पास डेटा बैकएंड पे कलेक्ट होकर आ रहा है। सो वो डेटा एनालिस्ट वाले लोग करते हैं ऐसा काम। सो अगर देखा जाए तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो भाई अगर डेटा एनालिस्ट का अगर आप चाहते हो स्विच करना आईटी में, तो आपको 3 से 4 मंथ यहाँ पे डेडिकेटेड देना पड़ेगा। और एज अ फ्रेशर आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, 4 to 6 लाख LPA का आप एज अ फ्रेशर जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है कि आप जब सीनियर बन जाओगे सो वो 12 to 16 चले जाती है फिर जॉब। फिर इस तरह से जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाते हो हायर अथॉरिटी की तरफ, तो आपका उसी हिसाब से ग्रोथ भी होता है, आपका पे स्केल भी उसी हिसाब से इंक्रीज होता जाता है। सो ठीक है, मेरे समझ में आ गया कि भाई 3 से 4 मंथ मेरे को डेडिकेटली पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन क्या पढ़ना है मेरे को, किधर से अप्लाई करना है, रिज्यूमे क्या सोच के बनाना है, कि ये सारी चीज़ों पे अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। कि अगर हम लोग बात करें कि आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए होगा, तो स्टेप 1 तो वही होगा भाई कि अपना स्किल्स क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या क्या स्किल्स चाहिए ये डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए। सो यहाँ पे देखना चाहिए तो सबसे पहले अपने को MS एक्सेल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बेसिक, कि भाई हाँ मेरे को ऐड करना आता है, सब्सट्रैक्ट करना आता है एक्सेल में, या तो फिर सेल्स में डेटा को फिल करना आता है, ऐसा नहीं, आपको ये एडवांस लेवल का कम से कम एक्सेल चाहिए। तो यहाँ पर कैसा चाहिए भाई, एडवांस लेवल का आपको MS एक्सेल आना चाहिए। सो उसको जो मैंने डेडिकेटली दिया है वो 2 वीक दिया है, कि आप 2 वीक सिर्फ MS एक्सेल को आप पढ़ें, उसमें क्या क्या होते हैं सारे एडवांस टॉपिक आप उसके पढ़ ले। सो MS एक्सेल आपको एक फर्स्ट चीज़ जो आना चाहिए। सेकेंड है कि भाई एक कैसे जो डेटा मिल गया, तो हमने एक टूल की बात की थी कि जिसमें आप वो डेटा को देंगे और वो आपको अच्छे तरीके से एक डैशबोर्ड बना के देगा, जिसपे हर चीज़ें पाई चार्ट के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, डिफरेंट ग्राफ्स, ताकि आप एनालाइज कर सको कि हाँ ये इस ईयर से लेके इस ईयर तक हमारा डेटा इतने
मार्केट में चला था, इसके बाद हमारा मार्केट में ये ड्रॉप करना चालू हुआ, वो सारी चीज़ें कैसे मिलेगी, टूल के थ्रू मिलेगी। सो आपको एक विजुअलाइजेशन टूल आपको सीखना पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, पावर BI। माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI जो टूल है आपको, तो आप कम से कम इसमें 4 वीक का मैंने डेडिकेटली टाइम दिया है कि आप 4 वीक फिर उसके बाद आप क्या विजुअलाइजेशन टूल पे आप काम करोगे, उसको लर्निंग पे आप फोकस करोगे। इसके बाद आपको क्या आना चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स में क्या आना चाहिए भाई, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपको आना चाहिए। सो उसको मैंने डेडिकेटली कितना दिया है भाई, 1 वीक ऑफ टाइम दिया है कि आप इसको स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी जो लोग मशीन लर्निंग पे काम करेंगे उस पर, तो वो तो आप तो वो कोड नहीं करने वाले हो, लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया तो होना चाहिए कि वो लोग आखिर डेवलपर्स जो हैं, जो कोड लिख रहे हैं, ये डेटा एनालिस्ट का तो आपका तो हो गया एनालिसिस वाला काम, लेकिन जो डेवलपर है, जो डेटा को वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा रहे हैं वहाँ पे, वो डिफरेंट तो वहाँ पे वो क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ही तो यूज़ कर रहे हैं ना, डिफरेंट मशीन लर्निंग का। तो आपको वो पूरे मॉडल्स नहीं समझने हैं, क्योंकि आपका उतना कोडिंग वाला पार्ट नहीं रहेगा, एनालिसिस वाला पार्ट रहेगा, बट आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आपको एज मिल सके इंटरव्यू में और शॉर्टलिस्ट होने में। सो आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे भी आप पढ़ लेना। तो 1 वीक मैंने स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को दिया है। फिर ये हुआ लैंग्वेज क्यों सीखना है भाई, जब कोडिंग करना नहीं है तो ये भी है कि थोड़ा सा तो आपको आइडिया रखना है। ऐसा नहीं कि भाई पाइथन आप या आर, ये 2 में से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप काम कर लोगे, मतलब आप पढ़ लोगे इसको। देखिए, इसको मैंने 2 वीक ही दिया है। 2 वीक मतलब बेसिक्स आपको आना चाहिए भाई कि पाइथन के बारे में या फिर आर के बारे में, ऐसा नहीं कि एडवांस लोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे कोडिंग नहीं करनी है। तो अगर आप ये थोड़ा सा चीज़ें जानोगे, तो अगर आप डेवलपर से वहाँ पे जब कम्युनिकेट करोगे तो आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आएगी। और कंपनीज प्रीफर भी करती है उनको कि ताकि एटलीस्ट जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनमें आपको एक एज तो मिल सके कि हाँ भाई इसमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है कि इसे थोड़ा सा आता है। तो मीनवाइल हो सकता है कि कभी अगर वो डेवलपर से उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो वो चीज़ों को थोड़ा समझ पाएगा। तो आपको कंपनी एक एज मिलेगा, एक पॉजिटिव फैक्टर मिलेगा आपको एक। तो उस केस में ये जो स्टैटिस्टिक्स एंड जो पाइथन वाली है, ये आप थोड़ा सा बस ऐसा सीख लोगे लैंग्वेज को। और पाइथन तो भाई बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, जस्ट इंग्लिश की तरह है। तो आप उसको ऐसे सीखने में ऐसा लगेगा भी नहीं कि भाई मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी वैसा कुछ हाईफाई नहीं होता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। इसके अभी देखा जाए तो क्लास 6-7 में भी बच्चे लोग को पाइथन सिखाया जाता है। सो अगर वो सीख रहे हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते हो भाई एक जॉब के लिए, जो कि 3 और 4 मंथ में ही आपको मिलने वाला है। तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप थोड़ा सा उसको देख लोगे कि भाई क्या होता है, छोटा छोटा सा प्रोग्राम बस वैसा। लेकिन आपको उतना जॉब में वो अपना उतना काम नहीं आने वाला है, बट आपको एंट्री लेवल पे जब आप एंट्री करोगे तो ये सारी स्किल सेट आपको रहेगा कि जो आपको स्टैंड आउट करेगा भीड़ से थोड़ा सा अलग करके, तब आपके जो रिज्यूमे हुए वो शॉर्टलिस्ट होने में और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा कर लोगे। इसके बाद एसक्यूएल होता है, क्या होता है भाई, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। इसको भी आप 2 वीक थोड़ा सा टाइम दोगे, ईजी सा टॉपिक है, आप ईजिली उसको ग्रैस्प कर सकते हो। डेटाबेस पे खेलने वाला थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, तो इसको भी आपको एक बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए। सो ये जो 4 चीज़ें हैं ये क्या है भाई कि आपको हेल्प करेगी भाई शॉर्टलिस्ट होने में जल्दी। और यहाँ पे फिर क्या आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी आपने सीखा है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट बनाना है। मतलब आपको बहुत सारे डेटा कुछ कलेक्ट करके लाना। अगर आपको कहीं डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मिल जा रहा है तो सही, अगर नहीं मिला तो आप डेटा कलेक्ट करके लाओ। ये जो आपने टूल सीखा है उस टूल में डालो और उसको थोड़ा सा विजुलाइज करो। ये सारी चीज़ें आप छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाकर वहाँ पर आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो कि ताकि आप इंटरव्यू के टाइम पर एटलीस्ट उस पर डिस्कशन रखो आप। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा प्रोजेक्ट किए हुए हो, अगर वो डिस्कशन रखोगे तो शायद आपका 10 to 15 मिनट्स तो उस प्रोजेक्ट में ही जाने वाला है। सो अगर आप इंटरव्यू मान के चलो कि 30 मिनट्स का होने वाला है तो आप 15 मिनट्स तो प्रोजेक्ट में ही लगा दिए, और जो 10 to 15 मिनट्स बचे उसमें आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर सकते हो, एक्सेल के कुछ टूल, थोड़ा सा पाइथन, तो आप ईजिली चीज़ों को क्रैक कर पाओगे। सो इसलिए आपको एक एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट तो आपको कर ही लेना है यहाँ पे। और थोड़ा सा आपको क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन करना है आपको, तो थोड़ा सॉफ्ट स्किल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने सॉफ्ट स्किल पे, कम्युनिकेशन पे, अच्छे तरीके से कैसे कम्युनिकेट करना, ये सारी चीज़ों पे भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एट लास्ट आपको कम्युनिकेशन भी करना है लोगों से। क्योंकि आप क्या करोगे, अगर आप हर चीज़ को डैशबोर्ड पे कर दियो तो आपको प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा हायर अथॉरिटी को कि ये बिजनेस आप कैसे ग्रो करने वाले हैं, ये आप समझाने वाले हो उनको। सो आप पीपीटी दोगे, ये सारी चीज़ों भी दोगे अब डेटा एनालाइज करने के बाद। सो इसीलिए आपको सॉफ्ट स्किल की भी थोड़ा सा नीड पड़ेगी। सो ये 7 चीज़ें अगर आप कर लोगे, सो ये आपका स्किल ख़त्म हो गया। मतलब अब आप रेडी हो इंटरव्यू देने के लिए। सो अब कैसे स्टेप करने वाले, अगर हम ये सारी चीज़ें पढ़ ली, अगर मेरे को सारा आ गया है कि भाई मेरे को एक्सेल एडवांस टॉपिक आ गया, विजुअलाइजेशन टूल, जो ये जो दोनों है ये मेन है, और ये सारी चीज़ें क्या है भाई कि मेरे को शॉर्टलिस्ट होने में एक एज मिलेगा दूसरे लोगों से, क्योंकि वो इन चीज़ों में हो सकता है कि जो भी उनके पास रिज्यूमे जा रहा है वो ये सारी चीज़ें नहीं दिखे उसमें। सो अब इस सब सारी चीज़ों पे भी थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओगे। सो ये दोनों सारी चीज़ों में क्या मिलेगा आपको, एक एज मिलेगा
तो अगर आपने ये 7 चीज़ों पे काम कर लिया तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब अब आप रेडी हो अपने स्किल्स के साथ, अब अपने स्किल्स के साथ रेडी हो, अब आपको अटैक करना है लोगों के पास, कंपनी में अप्लाई करना स्टार्ट करना है। सो अगर देखा जाए तो स्टेप 2 होगा कि आप क्या करोगे भाई, रिज्यूमे बिल्डअप करोगे। तो रिज्यूमे कैसे बनाना है? ऐसा एक रिज्यूमे बनाकर मैं छोड़ दूँ क्या? नहीं, अब अपना रिज्यूमे हमेशा हैंडी रखिए वर्ड फॉर्मेट में कि आप हमेशा उसको एडिट कर सकें। तो किस तरह से एडिट करने वाले हैं कि जैसे अगर आप किसी कंपनी का में अगर अप्लाई करने जा रहे हो तो आप देखो कि भाई वो अपना जेडी निकालते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि भाई वो क्या करवाने वाले हैं, वो क्या क्या उनका डिमांड कर रहे हैं कि भाई मेरे को कैसा बंदा चाहिए और क्या क्या स्किल्स उनके पास होना चाहिए। तो उस स्किल्स में जो भी कीवर्ड्स हुए, जैसे एक्सेल, एडवांस एक्सेल, ये सारी चीज़ें वो अपने अगर जेडी में जॉब डिस्क्रिप्शन में डाले हैं तो अपने रिज्यूमे में भी आप क्या करो भाई कि उन चीज़ों को हाईलाइट कर दो, वो सारी कीवर्ड्स आप ऐड कर दो और फिर उसको रिज्यूमे सेंड करो। रिज्यूमे सेंड करने से पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो रिज्यूमे के, ताकि वो कीवर्ड्स अगर आपके रिज्यूमे पे भी मिलेगा जो वो ढूंढना चाहते हैं तो शॉर्टलिस्ट होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा आपका। सो आप क्या करोगे कि रिज्यूमे बिल्ड करते समय आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखोगे, कीवर्ड्स का, ठीक है। और जैसे ये सारी कीवर्ड जब डाल दोगे, पाइथन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, ये सारी जब कीवर्ड आप में रहेगी तो वो हो सकता है कि आप हाईलाइट जल्दी होगे, वो आपका शॉर्टलिस्ट करने में की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। सो आप उन सारी कीवर्ड्स का यूज़ करके आप रिज्यूमे बिल्डअप कर सकते हो। फिर थर्ड क्या हो गया भाई कि मेरे को स्किल भी आ गए, रिज्यूमे भी बिल्डअप हो गया। सो अब आपको अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई मैं कहाँ से करूँगा? सो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, और भी डिफरेंट है। तो आप एक sign.com है जहाँ पे फ्रेशर की एंट्री लेवल का, जिनको 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी यहाँ पे जॉब निकलती है डेटा एनालिस्ट की। फिर इसके बाद आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन पे कैसे कर सकते हो? अगर आप किसी को जानते हो कि लोगों को ढूंढो जो जॉब एनालिस्ट में है, कि जॉब कर रहे हैं, उनको ढूंढ कर आप मैसेज करो, उनको रिज्यूमे सेंड करो। सो इन चीज़ों से आप लिंक्डइन के थ्रू भी उनको कर सकते हो अप्रोच। इसके बाद आप रेफरल के थ्रू, अगर आप किसी को जानते हो और अगर कोई जॉब निकला हुआ है किसी कंपनी में, तो वो जॉब आईडी देते हैं अपने जॉब के करस्पॉन्डिंग। सो उस जॉब आईडी के साथ आप अपने रिज्यूमे के साथ किसी भी बंदे से लिंक्डइन के थ्रू या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनसे रेफरल मांग सकते हो। दूसरा क्या है, तीसरा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, अपना naukri.com से भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे भी आप अपना रिज्यूमे अपलोड करो, डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट करो। और एक हायरेक्ट है जहाँ पे क्या होता है भाई, स्टार्टअप, डिफरेंट जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनको अगर नीड होगी डेटा एनालिस्ट की तो वहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नंबर भी आपको मिल जाता है और आप डायरेक्टली कम्युनिकेट भी करने लगते हो उन लोगों से, HR वगैरह से। तो आप ये सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू फिर आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे अपने रिज्यूमे के थ्रू। सो इसमें पूछा जाएगा क्या, अगर मैं शॉर्टलिस्ट हो गया, इनके थ्रू अप्लाई किया और मैंने रिज्यूमे भी बना लिए और ये सारे स्किल्स पे मैंने काम भी कर लिया, सो उसमें क्या किया जाएगा भाई, फर्स्ट राउंड आपका क्या होगा, एक लॉजिकल होगा, जैसे एप्टीट्यूड टाइप का एक छोटा सा एक टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। अगर फिर आप वो क्लियर करते हो तो देन आपका क्या होगा, टेक्निकल राउंड होगा। टेक्निकल राउंड में आपको इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगी, जिसमें आप क्या कर सकते हो भाई, मैंने क्या बोला है, प्रोजेक्ट, एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट तो आपको करने ही है, ताकि आप डिस्कशन अच्छे खासे देर तक कर सको। क्योंकि आपके पास अगर प्रोजेक्ट ही नहीं रहेगा तो हो सकता है कि शॉर्टलिस्ट होने की भी पॉसिबिलिटी कम हो, और इन सारी चीज़ों पे अगर आप डिस्कशन करोगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप मिस कर दो, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। लेकिन प्रोजेक्ट में तो आप कॉन्फिडेंस हो ना, सो आप 10 to 15 मिनट्स तो आप प्रोजेक्ट में ही ले लोगे, फिर सारी चीज़ों पे आप डिस्कशन थोड़ा कर सकते हो। एंड देन आपका एक HR राउंड होगा जिसमें सैलरी वगैरह ये सारी चीज़ों का निगोशिएशन वहाँ पे होता है। सो ये आपका एक रेडी रहेगा क्या, डेटा एनालिस्ट के जॉब के लिए, ठीक है। सो आप इस तरीके से अप्लाई करना है आपको, ये सारी राउंड्स होंगी। सो इसमें अपन ये सारी चीज़ों, ये जो 7 पॉइंट्स है, ये स्किल्स है, इस पर आपको काम करना होगा, ठीक है। सो आप फ्रेशर का 4 to 6 LPA का एक एंट्री लेवल का जॉब आप ले सकते हो। सो ये सारी चीज़ें तो हो गई। तो मैं कहाँ से प्रोजेक्ट करूँगा, कहाँ से एक्सेल सीखूंगा, ये सारी चीज़ें तो आप ढूंढ भी सकते हो। और अगर जिनको नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेशन अगर आप रिज्यूमे में अपना ऐड करोगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, कि जैसे आपने MS एक्सेल सीखा और उसका रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन भी आपने ऐड कर दिया कि मैंने ये एक्सेल सीखा है यहाँ से और मेरे पास एक सर्टिफिकेशन है, तो एक और एज हो जाता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। क्योंकि एट लास्ट हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को वो स्किल आती होगी, लेकिन वो सामने वाला बंदा, HR जो हो गई और टीम, वो जान नहीं रही है ना कि आपको ये सारी स्किल्स आ रही है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कि ये सारी चीज़ें जो सर्टिफिकेशन वगैरह वो भी ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा कि भाई आप एक्सेल कहाँ से पढ़ सकते हो और सर्टिफिकेशन मिल सकता है। उसी हिसाब से फिर विजुअलाइजेशन टूल की, कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कुछ सर्टिफिकेशन मिल जाए, प्रोबेबिलिटी की, ये सारी चीज़ें आप किधर से पढ़ोगे, जो जो मेरे को मिलता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आपको वहाँ से कुछ सर्टिफिकेशन भी मिल जाए। और आप अलग अलग जगह प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हो गए वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देख लो, उसको देखकर आप एक थोड़ा सा बड़ा एडवांस खुद से भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसी टाइप का जो मिलता जुलता जो प्रोजेक्ट है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है।
कि आप कुछ डेटा कलेक्ट करके लाए वहाँ से, फिर आप उसको थोड़ा सा विजुलाइज़ किए, टूल में डाले क्या हो रहा है, कुछ एनालिसिस करके कुछ एक रिजल्ट अपने कंक्लूड किया उससे, और वो सारी चीज़ें आप अपने डाल सकते हो रिज्यूमे में कि ये मैंने चीज़ें किए थे। ठीक है, सो इससे आप रेडी रहिए, तो आप 3 to 4 मंथ्स में एक डेटा एनालिस्ट की जॉब आराम से ले सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।